मेरी समझ में नहीं आता है बुड्ढे, तू मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया है? कभी दूध पिलाता है, कभी खाना खिलाता है। भाषण दे देकर तूने मेरे नाक में दम कर रखा है। 50 बार कह चुका हूं, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? तो इस वक्त पाकिस्तान फुटबॉल फैंस में काफ़ी ज़्यादा हलचल है और काफ़ी खलबली मची हुई है, जैसे कि हम सब जानते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, और कुछ नहीं पता कि आगे पाकिस्तानी फ़ुटबॉलर्स का फ्यूचर क्या होगा। लेकिन आज हम सिर्फ इसकी बात नहीं करेंगे, वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट बांग्लादेश फ़ुटबॉल, जहाँ पे एक प्रिलिमिनरी स्क्वाड जो है वो अनाउंस हो चुका है और काफ़ी अच्छे प्लेयर्स उन्होंने उठाए हैं, उसमें डायस्पोरा प्लेयर्स भी हैं। तो उसके ऊपर भी आज मैं बात करूँगा, एक स्क्वाड के ऊपर डिस्कशन होगी। बट पहले मैं ज़रा आ जाता हूँ पाकिस्तान फ़ुटबॉल पे। कहा यह जा रहा है कि 27 फरवरी को एक मीटिंग होगी AFC के बीच में और PFF कांग्रेस के बीच में और NC के बीच में, और ये तीन पार्टीज़ मिलके जो मीटिंग करेंगे उसमें अगर PFF का जो कांग्रेस है 25 मेंबर का कांग्रेस, अगर वो फीफा की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो फीफा ने बोली हैं कि इनको अमेंड करना है, और वो 10 साल से बोल रहे हैं कि जो पूरा PFF का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करनी है, ठीक है। आर्टिकल 38 और उसका सेक्शन 4, उसके ऊपर सारी लड़ाई है। पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो 25 मेंबर कांग्रेस है उसमें से जो 13 लोग हैं वो पॉलिटिशियंस हैं, जो कि ऑब्वियसली 1 वोट इस्लामाबाद का है, 3 वोट KP के, बलूचिस्तान 3 वोट हैं, फिर 3 वोट सिंध के हैं, 3 वोट पंजाब के हैं। 13 लोग इधर से आते हैं, 4 प्रोविंसेस से 3-3 कैंडिडेट आते हैं, और 13वां वोट जो है वो किसका है? इस्लामाबाद फुटबॉल एसोसिएशन का। तो उधर से ये पॉलिटिशियंस आते हैं या फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आए हुए हैं। अब ये 13 लोग कह रहे हैं कि सिर्फ हमारे अंदर से ही आर्टिकल 38 को चेंज ना किया जाए, क्योंकि अगर आर्टिकल 38 चेंज नहीं होगा तो क्या होगा? अगर आर्टिकल 38 चेंज नहीं होता तो इन 13 लोगों के अंदर से ही कोई भी PFF का प्रेसिडेंट मतलब इलेक्ट होके आ सकता है, इन 13 लोगों में से। और 13 लोगों में सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन है? जाहिर शाह। ऑब्वियसली जाहिर शाह इज़ द फ्रंट रनर आउट ऑफ दीज 13 पीपल। अब जाहिर शाह नहीं चाहता किसी भी कीमत पे, अकॉर्डिंग टू दिस ट्वीट बाय FPDC, के कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर अमेंडमेंट्स हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स हो, जाहिर शाह नहीं चाहता, ठीक है। उसके साथ जो PFA के प्रेसिडेंट है, जिनका नाम मैं पहले भी ले चुका हूँ, आप उनको जानते ही होंगे, मुज़ाकरात में भी आपने उनको देखा होगा, वो भी नहीं चाहते कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स हो, ठीक है। पंजाब के जो PFA प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम है, जबकि फीफा बोल रही है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जाए, और अमेंडमेंट ये होनी चाहिए कि इन 25 कांग्रेस मेंबर्स के अलावा भी कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है। ये फीफा बोल रहा है, ठीक है। अब फीफा ने ये कह दिया, फीफा कह रहा है इसको चेंज कर दो। नॉर्मलाइजेशन कमेटी के थ्रू ये बोला जा रहा है, नॉर्मलाइजेशन कमेटी इनके ऊपर प्रेशर डाल रही है, फीफा इनके ऊपर प्रेशर डाल रही है, और उनको ये बोला जा रहा है कि भाई बाहर से भी कोई भी बंदा आ सकता है। फॉर एग्जांपल जमाल रईसानी प्रेसिडेंट बन सकता है, कलीमुल्ला फॉर्मर फुटबॉलर, उस तरह के लोग प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, और इसकी जंग पिछले 3 महीने से है। ये हो गया रीकैप। अब सीन ये है कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 27 फरवरी से पहले ना हुई तो पाकिस्तान AFC में नहीं खेलेगा, एशियन कप क्वालिफायर्स में, ठीक है। बात समझ आ गई? पाकिस्तान AFC एशियन कप क्वालिफायर्स में नहीं खेलेगा अगर 27 फरवरी को जो मीटिंग होनी है उसमें इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट्स को ना माना। इन 13 लोगों ने अगर ना माना, ठीक है, तो फिर हो जाएगा मसला। बेवकूफ़ी जो की है यहाँ पे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने, जिस पे शाहरुख सुहेल ने भी ट्वीट की है, FPDC ने भी ट्वीट की है कि इतनी बेवकूफ़ाना हरकत आप लोग कैसे कर सकते हैं कि यार नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने अनाउंस कर दिया है थ्रू देयर PFF मीडिया एंड कम्युनिकेशंस मैनेजर, जिसको प्रेस रिलीज़ तक नहीं लिखनी आती, और उन्होंने अनाउंस किया कि भाई हम AFC एशियन कप से क्या कर रहे हैं? विदड्रॉ कर रहे हैं। जब आपको AFC बकवास करके थक चुका है, आपको भौंक रहा है AFC कि भाई 27 फरवरी तक का तुम्हारे पास टाइम है, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट्स करो और अपने ऊपर से सस्पेंशन हटवा दो, सस्पेंशन हटवाओ अपने ऊपर से। हम तुम्हें मोहलत दे रहे हैं, हम तुम्हें टाइम दे रहे हैं, तो आपको क्या हक पहुंचता है? किस हक से आपने ये अनाउंस किया है कि यार AFC एशियन कप क्वालिफायर्स में पाकिस्तान जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा? ये वक्त से पहले अनाउंस करने की क्या ज़रूरत थी आपको?
क्या साउद हाशमी साहब इसका जवाब देंगे? वैसे साउद हाशमी की इसमें टू बी ऑनेस्ट कोई गलती नहीं है। हारून मलिक पीएफएफ का प्रेसिडेंट था। साउद हाशमी ने जो पीएफएफ का जो प्रेसिडेंट वो बनेगा वो 16 फरवरी के बाद बनेगा, ठीक है, आज के 13। अभी साउद हाशमी ने कमान नहीं संभाली, तो जैसे ही हारून मलिक साहब ने रिज़ाइन दिया, उन्होंने एक और शोशा छोड़ा है कि मैं जैसे ही रिज़ाइन दूं तो तुम लोग अनाउंस कर देना कि AFC एशियन कप क्वालिफायर्स में पाकिस्तान जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्या ज़रूरत थी ये अनाउंस करने की, जबकि अभी भी आपके पास बैकडोर चैनल में निगोशिएशंस करके वापस अंदर आने का रास्ता है। तो ये क्या करने की आपको ज़रूरत थी? पाकिस्तानी फुटबॉल जो प्लेयर्स हैं उनका फ्यूचर दांव पे लगाने की क्या ज़रूरत थी ये अनाउंसमेंट करके? अगर अभी AFC ने कह दिया कि भाई तुम्हारे ग्रुप में कैम्बोडिया खेलेगा, तुम जाओ भाड़ में, ठीक है, तुम वैसे भी डिजर्व नहीं करते क्योंकि तुम्हारी तो PFF ही जो है इतनी नाकारा है कि वो अपने मसले सॉल्व नहीं कर सकती पिछले 10 साल से। तो वो अगर कैम्बोडिया को ले आए AFC एशियन कप क्वालिफायर्स में, हु आर मोर डिजर्विंग देन योर ब्लडी फेडरेशन, तो फिर आप क्या करोगे? कंप्लीट मिसमैनेजमेंट है मीडिया एंड कम्युनिकेशंस मैनेजर की यहां पे, कंप्लीट मिसमैनेजमेंट है नॉर्मलाइजेशन कमेटी की यहां पे, चाहे वो साउद हाशमी हो, हारून मलिक हो, या जो भी इनके हारिस अजमत और जो लोग हैं, शाहिद खोकर, इन सब की मिसमैनेजमेंट है एंड दे आर ऑल अकाउंटेबल फॉर दिस। और अगर मैं होता तो इस वक्त मीडिया एंड कम्युनिकेशंस मैनेजर को फायर कर दिया गया होता कि उसकी जुर्रत कैसे हुई कि उसने ये प्रेस रिलीज लिखी है कि पाकिस्तान जो है वो AFC एशियन कप क्वालिफायर्स में जो है जाके पार्टिसिपेट नहीं करेगा। उस नल्ले को वैसे एक्रेडिटेशन कार्ड बनानी नहीं आता, उससे आपने 2 पैराग्राफ की प्रेस रिलीज लिखवा दी है कि भाई AFC एशियन कप क्वालिफायर्स में हम नहीं कर रहे। उसने जाके जितने भी इंस्टाग्राम पेजेस थे और जितना भी मीडिया आउटलेट्स थे उनको सारों को जाके ये इंफॉर्मेशन फैला दी। क्या ज़रूरत थी नॉर्मलाइजेशन कमेटी को ये करने की? क्या ज़रूरत थी PFF के मीडिया एंड कम्युनिकेशंस मैनेजर को ये हरकत करने की? तो अगर इसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म ना किया जाए आपको, तो फिर किस चीज़ के ऊपर क्रिटिसिज्म करना चाहिए? फिर कह दो कि भाई हमें क्लीन चिट दे दो, हम तो गलतियां पे गलतियां करते जाएंगे, हम नॉर्मलाइजेशन कमेटी है, हमारी मर्जी, हम जो करें। और इस वक्त कुछ नल्ले लोग जो है ना वो कह रहे हैं कि जी अली एहसन की गलती है कि उन्होंने PTI के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको पॉइंट आउट कर दिया कि उन्होंने अटैक किया था PFF की नॉर्मलाइजेशन कमेटी को इन 2021, जो कि हकीकत है। उन्होंने PFF हाउस पे अटैक किया था जिसको अली एहसन ने पॉइंट आउट किया है। तो अली एहसन के पीछे पड़ना और उनको अकाउंटेबल करना तो बहुत आसान है। उनको अकाउंटेबिलिटी के कटहरे में ठहरा देना या उस कटहरे में खड़ा कर देना बड़ा इजी है, लेकिन पॉलिटिशियंस को किसी भी अकाउंटेबिलिटी के कटहरे में आप खड़ा नहीं कर सकते इस मुल्क के अंदर, माजरत के साथ। तो यही है कि यहाँ पे दोगलापन चलता है, यहाँ पे करप्शन चलती है, और यहाँ पे धोखेबाजी चलती है, और यहाँ पे चलती है मिसमैनेजमेंट। और अभी ये जो लापरवाही की है ना इनके मीडिया एंड कम्युनिकेशंस मैनेजर ने, अभी इसको पे रेज भी मिल जाएगा इसी लापरवाही के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे जब कोई गलती करता है ना पाकिस्तान में, तो उसको फायर नहीं किया जाता, उसको पे रेज दे दिया जाता है कि बड़ा अच्छा काम किया तूने। बात यहाँ पे यही है कि पाकिस्तान AFC एशियन कप क्वालिफायर्स में तभी जाके क्वालिफाई कर सकता है या तभी जाके पार्टिसिपेट कर सकता है जब फीफा फंड अपना रिलीज़ कर दे। कह यही रहे हैं कि अगर ये 13 लोग, ये 13 पॉलिटिशियंस, ये 13 प्रोविंशियल फुटबॉल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट्स हैं, ये अगर मान जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट, अगर ये मान जाते हैं, तो 2 से 3 दिन के अंदर क्या हो सकता है, सस्पेंशन उठ जाएगी और फीफा सस्पेंशन ख़त्म कर देगी और फीफा फंड भी देगी फॉर द सीरिया मैच, ठीक है। पाकिस्तान अभी भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ऑल होप इज़ नॉट लॉस्ट, नॉट येट। और मैं नहीं चाहता कि हम AFC एशियन कप क्वालिफायर्स जो हैं हम उससे महरूम रह जाएं, क्योंकि वो मेरे पाकिस्तान के जो फुटबॉलर्स हैं उनके साथ ज़्यादती होगी, ठीक है। एंड में कौन सफ़र करेगा? वो लोग सफ़र करेंगे, और मैं ये नहीं चाहता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि इनके साथ मुज़ाकरात की जाएँ और इनको कहा जाए कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को मान जाएँ। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को अगर आप मान जाते हैं, जो आर्टिकल 38 फैसल साले हयात ने लिखा था, उसको अगर चेंज कर दिया जाता है, तो अगर ज़ाहिर शाह पावर में भी आना चाहता है वो फिर भी पावर में आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट उसके साथ खड़ी होगी। गवर्नमेंट उसके साथ खड़ी है, PFF कांग्रेस उसके साथ खड़ी है, 25 मेंबर का इलेक्टोरल वोट उसके पास है। तो उसको डर किस बात का है? मुझे ये बता दे ज़ाहिर शाह को किस बात का डर है? 25 मेंबर की जो कांग्रेस है उसका वोट आपके हक में है, गवर्नमेंट आपके साथ, आपके शाना बशाना खड़ी हुई है, बिल्कुल साथ। तो आपको किस चीज़ का डर है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों नहीं अमेंडमेंट होने दे रहे आप? मुझे कोई ये इस सवाल का जवाब दे दे। तो इनकी हद दड़मी है
कांग्रेस वालों की, ढिठाई पे उतर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर मान लेंगे तो कुछ भी मतलब पैरों तले ज़मीन नहीं निकलेगी और ना ही कोई दुनिया तबाह हो जाएगी, ना ही क़यामत आएगी। तो ये सारा सीन है। अब हम आ जाते हैं, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट बांग्लादेश फुटबॉल स्क्वाड। और बांग्लादेश फुटबॉल की अगर टीम की स्क्वाड की बात की जाए तो वो बहुत ही ज़बरदस्त अभी काम करें। जोजे कब्रेरा इज़ डूइंग ऑल द थिंग्स विच नीड टू बी डन। अभी इनका जो इलेक्शंस हुए थे बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन के, उसमें भी आप देखोगे तो इनके न्यू प्रेसिडेंट आ चुके हैं और उन्होंने भी ये कोशिश की है कि डायस्पोरा प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आया जाए। जमाल भुयान ऑलरेडी स्क्वाड का हिस्सा हैं, ही इज़ अ डायस्पोरा प्लेयर और काफ़ी लेजेंडरी प्लेयर हैं बांग्लादेश के, मोस्ट कैप्स भी हैं बांग्लादेश के लिए। फिर आपको पता है तारिक काजी फिनलैंड में पैदा हुए थे, वो भी ऑलरेडी एक डायस्पोरा प्लेयर हैं और काफ़ी सीनियर प्लेयर हैं, सेंटर बैक हैं बसुंधरा किंग्स के। और जमाल भुयान मैंने सुना था उन्होंने ब्रदर्स यूनियन में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था और अर्जेंटीना में भी जाके खेल रहे थे। तो ही इज़ अ वेरी लेजेंडरी प्लेयर फॉर बांग्लादेश। तो दो तो ये थे। फिर हमजा चौधरी आ चुके हैं प्रिलिमिनरी स्क्वाड के अंदर जो बांग्लादेश का है। और इनिशियल स्क्वाड में अगर देखा जाए तो फहमीदुल इस्लाम जो हैं वो भी आ चुके हैं। वो एक राइट विंगर हैं और लेफ़्ट विंग पे भी वो खेल सकते हैं, लेफ़्ट साइडेड मिडफील्डर खेल सकते हैं, राइट फुटेड हैं वो। तो प्रेफर वो यही करेंगे कि उनको लेफ़्ट साइड पे खिलाया जाए अगर एक 4-4-2 फॉर्मेशन में खेलते हैं। हालांकि होजे कब्रेरा ने 2 फॉर्मेशंस और भी खिलाई हैं। जब भी कोई बड़ी टीम आती है, फॉर एग्जांपल लेबनान है या कुवैत है या ऑस्ट्रेलिया है, तो होजे कब्रेरा 5-3-2 पे आ जाते हैं। तो 5-3-2 के साथ भी ये लोग खेल चुके हैं। 4-3-3 भी होजे कब्रेरा ने ट्राई की थी और जमाल भुयान को फॉल्स 9 के रोल में खिलाया था। जब फ़हीम को यूज़ किया गया था और शेख मुरसलीन को यूज़ किया गया था, या कभी कभी वो रकीब हुसैन को यूज़ कर लेते हैं, तो जमाल भुयान 2023 जो सैफ चैम्पियनशिप हुई थी उसमें फॉल्स 9 रोल में खेले थे। ही वॉज नॉट प्लेइंग एज अ डीएम। तो वो भी ये लोग कर चुके हैं टेस्ट 4-3-3 की फॉर्मेशन इन अ फॉल्स 9। तो देखना ये है कि क्या फॉर्मेशन यूज़ होगी, किस तरह के रोल्स डिफ़ाइन किए जाएंगे इन दिस टीम। विश्वनाथ घोष नहीं है टीम के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट राइट बैक हैं वो। ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंडर फॉर द बांग्लादेश नेशनल टीम, वो टीम में नहीं है। तो क्या ताजुद्दीन को खिलाया जाएगा, जो कि इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन रहमतगंज के लिए खेल रहे हैं आजकल बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, क्या उनको राइट बैक पे खिलाया जाएगा, या राइट बैक पे सादुद्दीन को फिर से ट्राई किया जाएगा और लेफ़्ट बैक पे ईसा फैसल को ट्राई किया जाएगा। क्योंकि सादुद्दीन जो है उसकी एक चीज़ अच्छी है कि वो वर्सेटाइल है, लेफ़्ट बैक पे भी खेल लेता है। इवन दो मैं उसको इतना हाईली रेट नहीं करता एज अ डिफेंडर, वो लेफ़्ट बैक भी खेल लेता है, वो राइट बैक भी खेल लेता है, लेफ़्ट विंग बैक खेल लेता है, राइट विंग बैक खेल लेता है। तो वो वर्सेटाइल है, तो इसलिए बांग्लादेश की जो नेशनल टीम है हमेशा उसके अंदर वो घुस जाता है, ठीक है। बट एज अ प्लेयर वो मुझे काफ़ी एवरेज लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। टोपू बर्मन है इसमें, जो कि सेंटर बैक की पार्टनरशिप में होंगे विद तारिक काजी, ऐसा हो सकता है। शकील हुसैन को भी खिला सकते हैं अगर बैक 3 में खेलते हैं या बैक 5 में खेलते हैं, तो शकील हुसैन भी उसमें खेल सकते हैं। फिर या तो ये मितुल मार्मा के साथ जाएंगे या अनीसुर रहमान जीको के साथ जाएंगे। मितुल मार्मा मुझे लगता है विल बी द फर्स्ट चॉइस कीपर जब बांग्लादेश का मैच इंडिया के ख़िलाफ़ होगा। फिर मोहम्मद रिदोए हैं इनके पास, वो सेंट्रल मिडफील्ड में खेल सकते हैं। फिर इनके पास आपको पता ही है कि जमाल भुयान भी है, वो भी खेल सकते हैं सेंटर ऑफ द पार्क में। और उसके साथ 2 सुहेल राना है, एक सुहेल राना है और दूसरा मोहम्मद सुहेल राना है। तो ये दोनों प्लेयर्स जो हैं ये खेल सकते हैं इन द मिडफील्ड। तो मिडफील्ड इनकी काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और डिफेंसिव सॉलिडिटी इसमें है, काफ़ी कॉम्पैक्ट मिडफील्ड रहती है अंडर होजे कब्रेरा। अब मेरी नज़र में अगर मुझसे पूछोगे, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो यहाँ पे फॉरवर्ड्स हैं बांग्लादेश फुटबॉल टीम के, जो वो फील्ड करेंगे और जिसको बांग्लादेशी फैंस समझते हैं कि ये टॉप 3 फॉरवर्ड्स हैं। एक तो आपको जैसे पता है मोहम्मद फ़हीम है, फिर रकीब हुसैन है और शेख मुरसलीन है। फिर इनके पास मुजीबुर रहमान जॉनी भी हैं और ये चारों के चारों जो हैं ये वसुंधरा किंग्स के लिए खेलते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे अल अमीन को चांस दिया जाएगा, जो कि इस सीज़न बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है, एंड इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन ही इज़ प्रोबेबली द टॉप स्कोरर इन द बांग्लादेश प्रीमियर लीग। तो क्या ये अमीन को चांस देंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये देखना पड़ेगा। तो वो है। दूसरा पपन सिंह भी टीम के अंदर हैं, जिन्होंने विनर मारा था लास्ट मैच में जो बांग्लादेश का हुआ था नवंबर में अगेंस्ट मालदीव, स्टॉपेज टाइम विनर उन्होंने मारा था। तो टीम तो अच्छी खासी है। एक इसमें मैं चीज़ बोलूँगा कि अगर यहाँ पे आप देखो, अगर शामिद शोम आ जाते तो शामिद शोम के आने से भी काफ़ी जो इनका मिडफील्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती, काफ़ी ज़बरदस्त इनकी मिडफील्ड हो जाती। अभी वो लड़का कैनेडियन प्रीमियर लीग में खेल रहा है लेकिन वो नहीं आ सका, बट ये जो लाइनअप है इट इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ। चाहे आप इसको 5-3-2 में आप इसको ढाल लो, आप इसको 4-3-3 में डाल लो, आप इसको 4-4-2 जो एक प्रेफर्ड फॉर्मेशन है, प्रेफर्ड है होजे कब्रेरा की, उसमें आप इसको ढाल लो, तो आप
काफ़ी इसमें से यू कैन लाइक एक्सट्रैक्ट अ लॉट ऑफ जूस आउट ऑफ इट. तो आई थिंक दिस टीम इज़ गुड इनफ टू गेट अ ड्रॉ अगेंस्ट इंडिया. मुझे ऐसा लगता है ड्रॉ निकाल भी सकती है ये टीम. और होजे कब्रेरा काफ़ी टाइम से एक तो काम कर रहे हैं बांग्लादेश टीम के साथ. दूसरा ये कि उनकी ऑलरेडी एक लीग चल रही है. अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में एक ब्रेक आ चुकी है, 9 मैचेस के बाद ब्रेक आ जाती है. तो 18 मैचेस होते हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग में. तो अभी वहाँ पे आ गई है ब्रेक. तो देखना होगा क्या सैयद शाह ख्वाज़ेम को चांस मिलेगा, जो कि इनके एक और मिडफील्डर हैं, उनको चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी एक काफ़ी बड़ा सवाल है. तो न्यू प्लेयर्स ये लोग लेकर आए हैं. काफ़ी प्लेयर्स हैं जो कि ढाका अबहानी लिमिटेड से भी इन्होंने सेलेक्ट किए हैं. काफ़ी प्लेयर्स हैं जो कि मोहम्मदन ढाका से इन्होंने सेलेक्ट किए हैं. तो प्लेयर्स काफ़ी हैं. तो आई थिंक दे हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट. और 4 डायस्पोरा प्लेयर्स इस टीम के अंदर अब मौजूद हैं. देखना होगा कि 25 मार्च को होता क्या है. इंडिया की स्क्वाड के ऊपर भी बात करेंगे एंड नेपाल की स्क्वाड के ऊपर भी बात करेंगे, उनके मैनेजर के ऊपर भी बात करेंगे. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. आई विल सी यू सून. हस्ता ला विस्ता. बाय.